चीज हम बताना चाहेंगे। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैंने जस्ट साल भर पहले ट्रेडिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग वगैरह स्टार्ट की थी, ठीक है। हम्म। मेरे को एज सच इतना ज्यादा कोई भी वो नहीं है कि हाँ, मैं अगर बोलूँ अपने आप को बिल्कुल प्रो ट्रेडर हूँ, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। आई एम हम्म। ऑल्सो अ लर्नर, आप भी एक लर्नर बन सकते बिल्कुल हैं। मेरे को बिल्कुल जितना पता होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल और अगर आपको वो चीज बढ़िया लगती है तो प्लीज बिल्कुल डू बिल्कुल। सब्सक्राइब टू अभय। दिस इज अ डिस्क्लेमर, हम जो भी बात यहाँ पे करेंगे वो ना कोई ट्रेड हाँ, है आपके लिए, ना ही कोई आपको बाहर या जाके ट्रेड बिल्कुल भी करनी नहीं। है। दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, हाँ, जो हम इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। एंड बाहर जाके आपको ये नहीं करना है कि अरे इसने बोल दिया तो आपको वो ट्रेड कर देना है बाहर जाके, या इस चीज में इन्वेस्ट कर देना है। हाँ, वी तो आर हम नॉट सजेस्टिंग दैट। कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी का नाम लेते हैं तो अपने ओन डिस्कशन पे करिए, अपनी रिसर्च हाँ, खुद करिए और अपने आप ही वो कीजिएगा। सबसे पहला या सवाल निकेत, तूने ट्रेडिंग या कैसे स्टार्ट करी? यस। ट्रेडिंग में तू कैसे सी, घुसा? मैं देखो, बात स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर 2020 में मार्च के आसपास। हम्म। कोरोना का टाइम था, पहला ठीक है। लॉकडाउन जस्ट लगा ही था, एक वीक का वो लॉकडाउन लगा था। हम्म। और उस लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पापा को अचानक से आया था, उनका एक पुराना डीमैट अकाउंट था, अराउंड लाइक 10 to 12 years ओल्ड, एक डीमैट अकाउंट था। ओ। उनको हम्म। अचानक से उसका याद आया, तो उन्होंने बोला कि इसका पासवर्ड रीसेट वगैरह करके देख कि खुलता है कि नहीं खुलता। हम्म। तो मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी और मैंने पासवर्ड वगैरह रीसेट किया, तो मेरे को अकाउंट दिख गया। अब उसमें उन्होंने कुछ शेयर्स वगैरह होल्ड कर रखे थे ऑलरेडी। ओके। तो वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, क्योंकि अभी तेरा कुछ है नहीं, 12th के मेरे एग्जाम्स हो गए थे और जो लास्ट एग्जाम था वो पोस्टपोन ही हो गया था। हाँ हाँ, वो राइट पता राइट। नहीं था कब वो होगा, कब वो डिसाइड होगा, उसका रिजल्ट वगैरह का कुछ पता नहीं था। या तो पापा ने बोला कि सीख ले। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर स्टॉक्स एंड अदर थिंग्स, बुक मतलब ऑन द वेब। एंड आई गॉट सम बुक्स लाइक, एक बुक थी, there was a guy, Benjamin Franklin, I guess. या बेंजामिन की, वो है बेंजामिन क्या, द फ्रैंकलिन नाम था यार, क्या साइकोलॉजी ऑफ था। मनी? या द साइकोलॉजी ऑफ मनी। या इस बुक से मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, तो मेरे को थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता चला। ओके। फिर मेरे को थोड़ा सा टाइम में एक और चीज पता चली कि एक ऐप है जीरोधा नाम की, या डिस्काउंट ब्रोकर है, बहुत फेमस ऐप है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसका मेरे को एक ऐप पता चला, वैसिटी नाम का। अब ओ। वैसिटी पे आपको बेसिकली वो सिखाते हैं कि आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरी अच्छा। जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। प्रेजेंटेशन होता है और उसको पढ़ते पढ़ते ना, वो बीच बीच में क्विजेस भी देते हैं, तो वो क्विज लेके ना आपको एक काइंड ऑफ लाइक एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, और आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है उनकी तरफ से कि हाँ, ओके। आप इस चीज में सर्टिफाई कर रहे हो, आपको इस चीज की इतनी नॉलेज हो गई है। अच्छा। तो ओ। मेरी जर्नी नाइस। वहां से स्टार्ट हुई थी। और मैंने वहां से मतलब फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक्स वो स्टार्ट किए। और इन आई गेस मई और जून आई बॉट माय फर्स्ट शेयर्स, which were of Cipla. ओके। Cipla was at, I guess, 330 rupees at that time. और आज कितना है सिप्ला का प्राइस अराउंड? Cipla currently is, I guess, around at 950 rupees. ओह डैम। और कितने स्टॉक्स खरीदे थे आपने उस टाइम सिप्ला के? See, मैंने की थी एवरेजिंग करी थी, मैंने स्टार्टिंग में 20 शेयर्स खरीदे थे 330 रुपीज के आसपास पे। और उसके बाद मैं हर महीने जब भी सिप्ला ड्रॉप होता था तो मैं एवरेज करके उसका वो कर लेता था। तो मेरा जो एवरेज प्राइस गया था वो अराउंड गया था 415 के आसपास तक, टोटल एवरेज करके। तो ओके। मेरे पास अराउंड अराउंड 100 शेयर्स थे, और उसको मैंने बेचा है अभी 920 या समथिंग के आसपास। अब मेरे पास वो है नहीं दो सिप्ला, सौ मैं होल्ड परसेंट नहीं का करता। 200% रिटर्न मिला है तुझे पूरा, 300 से सीधा 900। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वेल डन। ऑलमोस्ट ब्रो। तो तो ये था मेरा सर, फर्स्ट मल्टी बैगर। सेकंड सवाल है, स्टॉक मार्केट में हाँ, घुसने के पहले हर कोई ये सोचता है कि यार पोर्टफोलियो क्या होता है, हर कोई जानना चाहता है व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। सी, पोर्टफोलियो मींस लाइक, देख तेरे पास ना तेरा एक पाउच है, काइंड ऑफ लाइक, मैं शो करता हूँ, ठीक है। हम्म। लाइक मेरे पास ये पाउच है, ठीक है, मेरे पास या। ये पाउच है, मैं इसके अंदर कई अलग अलग काइंड ऑफ लाइक पेन्स वो करता हूँ, पेन भी है मेरे पास पेंसिल्स भी हैं, मेरे पास इरेजर्स और शार्पनर्स वगैरह सब कुछ है। तो यस। पोर्टफोलियो इज जस्ट सिमिलर टू दिस पाउच, ठीक है। ओके। उसके अंदर आपकी अलग अलग कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो होल्ड होते हैं। पोर्टफोलियो इज काइंड ऑफ लाइक अ लिस्ट जो आप बना रहे हो, बट उसके अंदर क्या होता है कि आपके शेयर्स होल्डेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको शो कर सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूंगा आपको, या। आप देख सकते हो उसके अंदर कई सारी ना शेयर्स के नाम लिखे होते हैं। अच्छा। तो द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू होल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो।
और Okay. पोर्टफोलियो में आप कई सारी चीजें ऐड कर सकते हो, मतलब बॉन्ड्स ऐड कर सकते हो, शेयर्स ऐड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। आप अपने ओन डिस्क्रिप्शन पे चेक करके उन सब चीजों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मतलब जिस जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है उन सारे स्टॉक्स की हाँ, एक लिस्ट आपके पास बन के आ जाती है। लिस्ट And- आपके पास जो होती है वो आपका पोर्टफोलियो होता है। ओके ओके, उसमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का कोई परसेंटेज दिखता है पोर्टफोलियो में? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखो मैं अलग अलग एप्स के साथ बताता हूँ। जीरोधा में दिखता है और एंजल में क्या होता है, मेरे पास देख मैं मेन जो अकाउंट यूज करता हूँ एंजल ब्रोकिंग का यूज करता हूँ। ओके। तो एंजल के अंदर जो मेरे को दिखता है वो दिखता है, ऊपर मेरे को एक वैल्यू दिखती है करंट वैल्यू, और नीचे दिखती है मेरे को इन्वेस्टेड वैल्यू। तो हाँ, मेरे को एक दिखता रहता है, और साइड में मेरे को डे गेन और लॉस दिखता है कि आज के दिन पे मेरे को कितना गेन है कितना लॉस हुआ है। अच्छा, तो काइंड ऑफ लाइक ये सिस्टम चलता है। जीरोधा में वो चीज अलग होती है, जीरोधा में वो ओवरऑल डे का लॉस या प्रॉफिट दिखाता है। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है अनिकेत कि व्हाई आर पीपल स्केयर्ड टू बी इन द स्टॉक मार्केट? क्योंकि जितने मुझे स्टार्ट्स पता है ना, बहुत कम परसेंट ऑफ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जब कोविड आया था देन ही द फाइनेंशियल ये जो स्टेट है वो बूम हुआ है कि यार हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब लोगों के पास पैसे खत्म हुए ना, उन्हें पता चला कि यार हम अपने फाइनेंसेस पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे, राइट? सो व्हाई अभी भी मतलब लोग स्टिल अगर किसी से तुम पूछोगे कि डू यू वांट टू बी अ स्टॉक ट्रेडर, तो वो कहेगा नहीं। व्हाई? ये चीज क्यों है इतना प्रेवलेंट? सी मतलब मैं क्या ही बताऊं, देखो एक तो चीज होती है कि आप अगर यूएसए का सिनेरियो देखते हो, ठीक है, वहां के लोगों को ना अपने जो फाइनेंसेस होते हैं वो मैनेज करना आता है। वहां के लोग जो है कि रिस्क लेने को तैयार हैं, ठीक है। अगर मैं यूएसए का स्टैट्स लेता हूं तो अराउंड 55% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूएसए इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ठीक है। दे इन्वेस्ट 55% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, वेदर इट्स अ teenager or it's a grown up adult guy. All of them have a certain amount of knowledge in the share market and about money, ठीक है। इंडिया में लोग वो रिस्क लेने से ना डरते हैं। इंडिया में वो लोगों के अंदर ना वो एक चीज होती है, क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर जो होता है वो रिस्क फैक्टर है ही नहीं, वो एपेटाइट नहीं है, एबिलिटी नहीं है उनके अंदर, राइट? वो एपेटाइट नहीं है, वो अपनी क्या बोलते हैं उस एबिलिटी को ना एक तरीके से क्या कहते हैं दबा के रखते हैं कि वो सोचते हैं कि अगर मैं उसमें पैसा डालूंगा और बाय चांस वो शेयर नीचे चला गया तो उसका क्या होगा, पैसा मेरा चला जाएगा, मतलब मेरा पैसा डूब जाएगा कि सेविंग अकाउंट पे रखने से बेटर होगा, लेकिन दैट इज नॉट द केस, राइट? वो लोग पता है एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं। अगर आप किसी अब देखो मैं एक वो लेता हूँ, रिलायंस का सिनेरियो लेता हूँ, ठीक है। रिलायंस 1975 में लिस्ट हुआ था, 1973 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक्स में से आता है, ठीक है। उसका प्राइस अराउंड लाइक 10 इयर्स के लिए 2007 से लेके 2017 तक 700 की रेंज में घूमा है, ठीक है। 700 800 से 10 साल भाई साहब, 700 800 से ऊपर नहीं गया रिलायंस का शेयर, ठीक है। और 2017 के बाद अचानक से जो बूम आया है, करंट रिलायंस का प्राइस, मैं अभी कल की बात कर रहा हूँ, कल मैंने मार्केट देखा, रिलायंस अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, नया ऑल टाइम, ठीक है। लोगों के अंदर ना ये पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, लोग ये देखते हैं कि हाँ शॉर्ट टर्म में हमको कितना गेन दे रहा है। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो ना, तो उसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। लोग देखते हैं कि एक साल 6 महीना 7 महीना कितना रिटर्न देगा, भाई लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके पता चल जाता है कि ये स्टॉक हमें प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, राइट? एंड आल्सो डिपेंडेंट ऑन द कंपनी कि कंपनी का फ्यूचर क्या है आगे जाके। बिल्कुल। तेरे पेरेंट्स ने तेरे को कैसे सपोर्ट किया एंड हाउ दे हैव सपोर्टेड यू विद द कैपिटल एज वेल टू इन्वेस्ट? सी फर्स्ट इन द स्टार्टिंग मेरे पास ना एसेट्स कोई कैपिटल नहीं था, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, बिल्कुल तो मैं बता रहा हूँ, मैंने सिप्ला खरीदा था, तो मेरे को पापा ने स्टार्टिंग में एक्चुअली हुआ ये भी था कि मेरे पापा ने मेरी 2003 में ना एक पॉलिसी काइंड ऑफ कराई थी, तो वो मैच्योर भी होती है। कई सारी पॉलिसीज होती हैं जो 18 इयर्स होने पे ही मैच्योर हो जाती हैं। तो मेरे को एक उसका पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मिला था, मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी मेरे को मिला था, जो कि मेरे पापा ने बोला कि मेरे को पड़ा हुआ है, तेरे को कुछ करना हो तो तू बता दे, नहीं तो फिर मैं उसको यूज कर लूंगा। बाकी उन्होंने मेरे को 30,000 वो सिप्ला के दिए ही थे, ठीक है। बाकी मेरे को ये पैसा मेरे पास जब आया था तो उन्होंने बोला कि इफ यू वांट यू कैन इन्वेस्ट, ठीक है। तो मेरे को वो पैसा मिला था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। और प्लस अभी भी मतलब वो होता है, तो मेरा पहला वो जो पैसा आया था मेरे को उसी अपनी पॉलिसी के थ्रू ही मिला था। और प्लस अभी भी अगर मेरे को कुछ भी डिस्कस करना होता है, अगर मार्केट रिलेटेड लाइक कोई न्यूज वगैरह वो डिस्कस करनी होती है, तो मैं पापा से ही डिस्कस करता हूँ। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि मैं सुबह 7 बजे 8 बजे लेके बैठ जाता हूँ न्यूज़ को और पापा को बताता रहता हूँ।
तो मम्मी गुस्सा करती है, मम्मी बोलती है नहा धो ले, उसके बाद आराम से बैठ के बताते रहियो जितना बताना हो। तो सुबह सुबह फिर कभी कभार वो गुस्सा कर देती है। हाँ वही होता है। प्लस मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव है इस चीज में कि हाँ उनको पता है कि हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ थिंग, और उन्होंने भी करी है कई सारी चीजें, ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, और कई सारी जगहों पे भी उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो that's he really knows great about it। because अगर पेरेंट्स का पीछे से सपोर्ट रहता है ना, then you have an edge over that कि हाँ यार पीछे से पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। and और करेंटली मेरे पापा भी इन्वेस्ट मतलब वो अपने स्टॉक्स को खुद ही वो करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। okay. और उनके पास भी कई सारे मल्टीबैगर्स हैं, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ तो वो बता भी देते हैं, और कहीं अगर उनको नहीं पता हो तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। तो वो काइंड ऑफ लाइक होता है ना, एक बैलेंस चल रहा है दोनों के बीच में। that's great। that's बढ़िया। सो ये तो हमने अभी स्टॉक्स की बात कर लिया, राइट, डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स। पिछली साल से लेके जब से इलॉन मस्क ने क्रिप्टो के बारे में ट्वीट करना चालू किया है, तब से क्रिप्टो का इतना बूम हुआ है दैट सब लोग क्रिप्टो की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो डू यू थिंक दैट क्रिप्टो इज द फ्यूचर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड? सी क्रिप्टो आई गेस या क्रिप्टो को मैं अगर देखता हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, तो या इट इज द करेंसी ऑफ द फ्यूचर। बट देयर इज अ थिंग कि क्रिप्टो का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। जब तक कि कोई क्या बोलते हैं अथॉरिटी नहीं आती है जो उस पर्टिकुलर मार्केट को स्टेबलाइज कर देना, तब तक आई डोंट थिंक कि क्रिप्टो इतना ज्यादा वो होगा। क्योंकि देखो अभी रिसेंट के टाइम्स में मैं देखता हूँ कि रिसेंट के टाइम्स में लाइक मार्च और अप्रैल की बात कर लेता हूँ, मैं उस टाइम तक क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता था। मैंने मार्च के बाद, अप्रैल के बाद, जब ये इलॉन मस्क का शो आया था SNL का, मैंने उसके बाद से ट्रेडिंग छोड़ दी थी, बिकॉज आई सॉ दैट द मार्केट वाज टू वॉलेटाइल फॉर मी। मतलब मैं इस बेसिस पे बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर सकता भाई। मतलब उस पर्टिकुलर डे के बाद बिटकॉइन अराउंड 40% के आसपास गिरा है। राइट 40% ऑन अ 45 लाख रुपीस कॉइन इज अ लॉट। 45 लाख से 29 लाख पे गिरा था ना शायद, 24 तक गया था, 24 लाख तक गया था वो, 24 लाख, ठीक है। तो वो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। और अभी फिलहाल कई सारी चीजें और भी चल रही हैं, और प्लस पता है इस टाइम पे जो नई नई क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो रही हैं, मैं एक चीज गेस कर मतलब बोल सकता हूँ सिर्फ कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो रही है ना, उनमें से सिर्फ 1% सक्सेसफुल होंगी, बाकी 99% जो होती है वो सिर्फ स्कैम ही स्कैम है। या राइट। रिसेंट का केस ले लो, मार्क क्यूबन है। मार्क क्यूबन ने एक पर्टिकुलर कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया था, उस बंदे की अराउंड $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ऐसी कर गई है। क्यों? कौन से कॉइन में इन्वेस्ट किया था उसने? I don't remember the exact name of the coin, but there was a case. I know he invested in certain coin, and the money went through him, and the money was lost. Oh, I just remember this. तो $200 मिलियन तो बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। $200 million. I guess yeah, that was the. Yeah, I know that it is a freaking big amount, man. It is a freaking big amount. उस बंदे ने बहुत ज्यादा मनी, 200 मिलियन, यार शायद अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, I will recheck that. वो मैं correct कर दूँगा। You can recheck that. 200 million or $2 million. I don't remember the exact amount. Okay. But there was a money he lost in that coin. Okay. And there have been certain cases in which there have been certain scams also relating to cryptocurrencies, because it is not a credible kind of a thing right now. क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है, स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी नहीं है, लाइक द सेबी इन इंडिया, इंडियन स्टॉक मार्केट्स, एंड द एसईसी इन यूएस स्टॉक मार्केट्स। अगर ऐसी कोई इशू स्टेबलाइजिंग अथॉरिटी हो जाती है ना, तो इट इज अ करेंसी ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल। और डू यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, अनिकेत? तेरा कोई पोर्टफोलियो है क्रिप्टो में? I invested in crypto. I earned a good amount of profit. I guess 10 to 20,000 के आसपास मैंने एक प्रॉफिट कमाया था 2 पोर्टफोलियो से। मेरा वजीरेक्स पे पोर्टफोलियो था 10,000 का, वो बूम किया था, मेरे को उसके 10,000 प्रॉफिट मिला था उस पे। मेरा कॉइन स्विच पे एक पोर्टफोलियो था, मैंने उसमें भी इन्वेस्ट किया था इथेरियम के अंदर, मैंने 10,000 डाले थे, मेरे को वो भी डबल करके मिल गया था। तो अराउंड 20,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट टर्न किया उससे। और मार्च के बाद से मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग छोड़ दी है। मार्च के बाद से मुझे एक चीज पता चल गई है कि क्रिप्टो काफी वॉलेटाइल चीज है, और मेरे से ये देखा नहीं जाता भाई कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा रेड में जाता रहे भाई, क्योंकि ये हो रहा था ना कि एक ट्वीट या एक किसी न्यूज़ की वजह से क्रिप्टो एकदम से ऊपर नीचे हो रहा था, न्यूज़ की वजह से ना। या राइट, पूरा भाई साहब, और स्टॉक्स में नहीं होता। स्टॉक्स में तो बहुत
बेस्ड और बहुत ही क्रिटिकल डिसीजंस के ऊपर ही स्टॉक्स ऊपर नीचे होते हैं। जब तक कोई मेजर चेंज ना आ जाए कंपनी में या कोई मेजर डिसीजन नहीं ले रही है कोई कंपनी, तब तक स्टॉक्स का प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा सकता। रीसेंट केस देख लो, सुचित्रा दलाल ने ट्वीट किया था अदानी के रिलेटेड। या आई रिमेंबर। उसके स्टॉक्स, उसके बाद अदानी के स्टॉक्स आई गेस अराउंड 40 to 50% गिरे हैं इन अ मंथ। राइट। तो वही चीज होती है ना, स्टॉक्स काफी स्टेबलाइज चीज है और क्रिप्टो उतनी स्टेबलाइज नहीं, वॉलेटाइल बहुत है मार्केट। राइट। सो अनिकेत, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ना जोमेटो का रिसेंटली आईपीओ लॉन्च हुआ है, यू नो दैट राइट? एंड तूने अप्लाई भी किया था काफी सारे पैन कार्ड से, राइट? सो आई वांट टू आस्क द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन आईपीओ फॉर द ऑडियंस? आईपीओ को तू सिंपल टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? सी इमेजिन आपके पास ना एक पर्टिकुलर डिश है कोई भी, ठीक है? मान ले तेरे पास एक पिज्जा है, ठीक है? ओके। तेरे पास एक पिज्जा है, तू वो पिज्जा खरीदना चाहता है, ठीक है? बट तेरे पास वो टोटल अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, ठीक है? मतलब तेरे पास वो मनी नहीं है, तो तू क्या करता है कि तू अपने साथ ना कई सारी चीज लोगों को ले लेता है, ठीक है? कई सारे लोगों को ले लेता है और तू वो पिज्जा खरीदने जाता है, ठीक है? तो तेरा जो अमाउंट ऑफ मनी होता है वो शेयर स्प्लिट हो जाता है लोगों के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट? जस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, काइंड ऑफ लाइक वैसे ही सोचो, जब कोई कंपनी है, ठीक है? वो कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपने आप को, ठीक है? बट उस कंपनी के पास वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं आ रहा होता है, तो वो कंपनी क्या सोचती है कि मैं अपने साथ ना कई सारे लोगों को और जोड़ लेती हूँ, मतलब पब्लिक को जोड़ लेती हूँ, नॉर्मल पब्लिक लोगों को जोड़ लेती हूँ। तो क्या होगा कि मेरे पास फंड भी आ जाएगा और प्लस उसमें पब्लिक की ओनरशिप भी हो जाएगी, ओनरशिप भी स्प्लिट हो जाएगी। तो क्या रहेगा कि एक पर्टिकुलर एंटिटी के पास पावर होने के बजाय वो जो टोटल पावर होगी वो पर्टिकुलर लोगों के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। तो कोई एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं हो, या डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रहेगी। और जो डिसीजन होंगे वो कंपनी के, वो टोटली लोगों के उस पे होंगे, क्योंकि लोगों के पास वोटिंग अथॉरिटी होगी उस चीज की, पर्टिकुलर शेयर्स के हिसाब से। राइट, जैसे तूने पिज्जा का एग्जांपल दिया, राइट? कि जैसे अगर सबने खरीदा है तो सबका हिस्सा है उसमें, किसी एक का हिस्सा नहीं है कि एक बंदा सब खा जाएगा, राइट? बिल्कुल, दैट्स अ ग्रेट एनालिसिस। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज जस्ट लाइक दैट, वो होती है आपकी शेयर्स की फर्स्ट क्या बोलते हैं ऑफरिंग होती है, ठीक है? आपका आईपीओ, कोई भी कंपनी होती है वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करती है सेबी के साथ आईपीओ के लिए, और सेबी उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, ठीक है? फिर उसके आईपीओ को वेरीफाई करता है और उसकी डेट्स वगैरह आती है, ठीक है? वो अपना प्राइस बैंड सिलेक्ट करता है, नंबर ऑफ शेयर सिलेक्ट करता है, कितने उसको लिस्ट करने हैं मार्केट में, ठीक है? और टोटल अमाउंट सिलेक्ट करता है, उसके आईपीओ का साइज सिलेक्ट करता है, ठीक है? लाइक रिसेंटली जो जोमेटो का आईपीओ आया था वो आई गेस 9,250 करोड़ रुपीस का आया था, ठीक है? with a price band of I guess 72 to 76, हाँ 72 to 76 का प्राइस बैंड था, और लिस्ट हुआ था वो 125 पे। अच्छा, तो ठीक है, आईपीओ is just the initial public offering, मतलब उसमें आपको शेयर पहली बार मिलते हैं आईपीओ में। और कैसे? ये एक होता है काइंड ऑफ लाइक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है कि ये कोई फिक्स नहीं होता कि किसको शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, टोटली रैंडमली मिलते हैं शेयर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो या आपने अगर ज्यादा इन्वेस्ट किया तो आपको आईपीओ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता है सीन? Until and unless you are a DII or a FII. DII means domestic institutional investors. FII means foreign institutional investors. Foreign institutional investors means मतलब जो फॉरेन की बड़ी बड़ी एंटिटीज है जिनके पास बल्क में पैसा है, लाइक इंडिया में वन ऑफ द मतलब मोस्ट डोमिनेंट FIIs में नाम आता है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का। उसके पास थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में एसेट्स है इंडिया के अंदर शेयर्स के रूप में। और DIIs में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यप, तो अनलेस एंड अनटिल यू आर अ DII और FII आपको कभी भी इन्फ्लुएंशियल के बेस पे वो नहीं मिलेंगे शेयर्स। अच्छा, दैट इज नाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे में यही होता है ना कि दैट एक दिन आप ट्रेड करने गए, अपना प्रॉफिट निकाल के वापस आ गए, राइट? सो व्हाट डू यू प्रेफर, एंड ऑडियंस को आप क्या प्रेफर करोगे कि दे शुड फोकस ऑन, अगर कोई नया बंदा है और वो ट्रेड करना चाहता है? सी, until and unless you are ready to give around 10 to 15 hours of your day to proper analysis and the particular research, you can't go for intraday, ठीक है? आपको अगर इंट्राडे के लिए जाना है तब आपको कम से कम दिन का 10 से 15 घंटा प्रॉपर एनालिसिस पे देना पड़े। 10 से 15 घंटा भाई, बंदे पूरे दिन एनालिसिस करते हैं इंट्राडे पे, तब जाके उनको इतना वो मिलती है।
ठीक है। फॉर अ न्यूबी 10 to 15 आवर्स इज द मिनिमम, ठीक है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनते हो, कभी कभी आपका पूरा दिन भी निकल जाता है उसमें आराम से, क्योंकि मार्केट देखो, मार्केट में इन टोटल अराउंड 2500 कंपनियां लिस्टेड है, 2500 कंपनीज लिस्टेड है इन टोटल, ठीक है। तो आपको हर एक कंपनी की न्यूज नहीं पढ़नी होती, आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर चूज करना होता है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी ना एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चूज करना पड़ता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे को लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। अब इफ आई टेक अ एग्जांपल, अभी कई सारे वो हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मतलब फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक एक बंदा है इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ, अनीश सिंह ठाकुर, ही इज द ओनर ऑफ बूमिंग बुल्स, ठीक है। वो बंदा दिन के वो बंदा दिन का अच्छा खासा टाइम देता है अपना प्रॉपर रिसर्च को, ठीक है। मेरे को तो लगता है वो बंदा, मतलब जिस हिसाब से वो बंदा अपनी लाइफ को दिखाता है, उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि वो बंदा कहीं बाहर भी जाता होगा ज्यादा, क्योंकि वो बंदा पूरे दिन कुछ ना कुछ करता ही रहता है, बंदा पूरे दिन एनालिसिस करता रहा, वो बंदा फॉरेक्स में इन्वेस्ट करता है, वो इंट्राडे करता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करता है, वो सब कुछ करता है, ठीक है। तो एंड वो कोर्सेज भी बेचता है ना, आई गेस, ऑन स्टॉक मार्केट, काफी सारे कोर्सेज भी बेचता है, तो वो कोर्सेज वगैरह भी बनाता है, तो वही चीज होती है। और अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं करेंटली बिल्कुल भी मतलब वो नहीं करता इंट्राडे जो होता है, मैंने बस सीखना स्टार्ट किया है, मैं अभी बिल्कुल मार्केट में उतरा नहीं हूँ, मैं पेपर ट्रेड करता हूँ इंट्राडे पे जस्ट, ठीक है। बाकी मैं प्रेफर अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करता हूँ। ओके, yeah, so the next question is following a portfolio of some big investor helpful for a small trader? क्योंकि आजकल ना मैं बहुत इंस्टाग्राम पे देख रहा था, सम पेजेस आर लाइक तुम राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो फॉलो करो, तुम्हें इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड देयर आर मेनी एप्लीकेशंस एज वेल जो अपने आप को इसी चीज पे मार्केट करते हैं कि आप एक बड़े इन्वेस्टर की पूरी पोर्टफोलियो कॉपी कर लो और आप अपना प्रॉफिट ले लो. Some apps are like that, I will not name them. So is it benefit? Because I don't think that it is beneficial, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं. मैं ना एक चीज बताना चाहूंगा कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं लाइक राकेश झुनझुनवाला एंड विजय केडिया, ठीक है, उन लोगों के पास पैसा है लूज करने के लिए, बहुत पैसा, ठीक है। इफ यू आर अ न्यूबी, ठीक है, आपने जस्ट स्टार्ट ही किया है इन्वेस्ट करना और आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, बेसिक बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज लेके आओ और फिर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो, ठीक है। किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो करना मतलब अपने पैसे को टोटली रिस्क के अंदर डालना, ठीक है। सही बात. एक टोटल कंडीशन रहेगी कि या तो आपका पूरा पूरा पैसा डूब जाएगा या तो पूरा पूरा पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। और मेजोरिटी चांसेस यही रहते हैं कि आपका पैसा डूबेगा. एक चीज और है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, इन्होंने भी अपना पैसा डबल ही किया था बट थ्रू ट्रेडिंग, ठीक है। तो अगर आपको पैसा डबल करना है या तो आप प्रॉपर ट्रेडिंग सीख लो, ठीक है, किसी बड़े उसका पोर्टफोलियो मत फॉलो करो, या तो आपको पैसा अगर चाहिए आपको तो ट्रेडिंग सीख लो ढंग से, प्रॉपर दिन के 10-12 घंटे दो, मस्त अपना रोज सीखो, रोज एनालिसिस करो, रोज अपना पैसा कमाओ, ठीक है। बट किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो करना मतलब बिल्कुल अपने पैसे को रिस्क में डालना. बिल्कुल. तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो फॉलो करो, बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता मैं ये चीज. अपनी अच्छी रिसर्च करो, अपनी स्टडीज करो, हर एक स्टॉक पे, हर एक चीज पे पढ़ाई करो उस पे, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज आल्सो लर्निंग. जैसे हम कॉलेज में जा रहे हैं वैसे स्टॉक मार्केट इज आल्सो मार्केट, जिसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो. प्रोफेशन. बिल्कुल. यू कैन स्टडी अबाउट दैट. यस, आजकल के डेज में तो है ही भाई ये प्रोफेशन, काफी सारे लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, काफी सारे लोग अपनी मतलब 6 फिगर 7 फिगर जॉब्स को छोड़ के भाई सब स्टॉक मार्केट को कर रहे हैं. राइट. बिकॉज़ एनालिसिस में अपना वो बता रहे हैं. अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा इस चीज में, विद प्रॉपर नॉलेज, राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया में ना फाइनेंशियल लिटरेसी, यू नो दैट, कितनी कम है भाई, बहुत कम है फाइनेंशियल लिटरेसी. सो why is it that schools and colleges don't focus on this? मतलब किसी एक सेमेस्टर में या किसी एक क्लास में they can add something in economics, in something like financial या personal finances के ऊपर भी they can, वो कोई भी कोर्स पढ़ा सकते हैं, but they don't, and this has to be changed, right? ये चेंज होना ही होना चाहिए, and the government should look into this. So तेरे को क्यों लगता है कि क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही है? Why they are not doing this? Because this is so important. See, there is a mentality एक हो गई है लोगों की, ठीक है, क्योंकि अपने देश को अराउंड 75 इयर्स हो गए हैं, 75 इयर्स हो गए हैं मतलब इंडिपेंडेंस पाए हुए, ठीक है,
और देयर अ मेंटालिटी फॉलो, ठीक है, एक मेंटालिटी चली आ रही है लोगों की कि क्या करना है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके, सट्टा है, फाइनेंसिस में क्या रखा हुआ है, बिल्कुल, पैसा कमाओ, पैसा बीवी को दे दो, पैसा घर में Absolutely. बचा के रख दो, सेविंग्स अकाउंट में डाल दो, खर्चा अपने आप का हो जाएगा, जितना खर्चा होगा जितना बचेगा वो आपकी सेविंग्स हो गई, सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने दो, कभी ना कभी काम आएगा। रियलिटी की तो कोई भनक भी नहीं है ना, कि हर रियलिटी नहीं साल पता ना इन्फ्लेशन कितना हो भाई, रहा है, 5 साल में कितना सेविंग अकाउंट तुम्हें वापस देगा, एफडी कितना दे वापस डोंट देगा नो, तुम्हें। वही बात दे है, डोंट नो द टर्म इन्फ्लेशन, या उनको वो इन्फ्लेशन टर्म ही नहीं पता, या उनके दिमाग में वो चीज है ही नहीं कि इन्फ्लेशन आपका पैसा खाती है। बिल्कुल सही उनको अगर बात वो है। चीज पता होती ना तो वो भाई साहब वो करे भी। और प्लस हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि भाई अपने कॉलेज के सेमेस्टर्स में ये ऐड हो, फाइनेंशियल लिटरेसी, पर्सनल फाइनेंसेस, ये सब चीजें ऐड हो, मैं बिल्कुल चाहता हूँ, बट इवन एक कोर्स भी होगा ना कहीं भी, तो भी वो बहुत बेनिफिशियल होगा फॉर एवरीवन आउट देयर, बहुत बेनिफिशियल चीज है। यप, बट वही है, गवर्नमेंट की मेंटालिटी वही चली आ रही है ना कि जब जो मतलब स्टार्टिंग से जो चीज चली आ रही है पढ़ाई में वही चीज फॉलो करनी है, क्यों चेंज करना है किसी चीज को जब कोई चीज चली आ रही है तो दैट्स व्हाट आई थिंक इट इज। So this was the end of the conversation. Thank you so much Aniket for doing this for me, right? And मुझे आज काफी चीजें और नहीं पता चली हैं, ठीक है, I am just learning and I am getting into stock I'm also trading. a learner man. That's good. I'm also a learner man. I'm also learning day by day, ठीक है, day by day थोड़ा सीखता हूँ, day by day थोड़ी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट बेस्ट इन एवरीथिंग, आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। अब कोई चीज होती है आप किसी एक चीज में परफेक्ट हो सकते हो, जैसे मेरा स्टॉक मार्केट का हुआ है, ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, बट मैं हाँ बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, उस लेवल पे नहीं हूँ, और मेरे से आगे कोई ना कोई है, मेरे को रोज उसको हराना है, रोज थोड़ा आगे बढ़ना है, रोज किसी ना किसी बंदे को हराओ, रोज किसी ना किसी को छोड़ के पीछे आगे बढ़ो, डेली ग्रोथ करो।